इधर से इधर लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन सीज हो जाता है डेट ऑफ डिलीशन से। तो वो हमें बहुत सारा कंपनीज क्या करती है कि ओपनिंग डब्ल्यू मतलब जो एसेट मेरा डिलीट हुआ उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है। बहुत सारे कंपनी वाले को मतलब ओपनिंग डब्ल्यू ही डायरेक्ट उतना ही कर देते हैं, डिप्रेशन चार्ज नहीं करते हैं टिल डेट ऑफ डिलीशन। जैसे कोई एसेट मेरा अक्टूबर में डिलीट हुआ है तो वो लोग अप्रैल तक का जो डिप्रेशन चार्ज हो रखा है, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। जो डब्ल्यू ओपनिंग रहता है वही डाल के जो भी मेरा डिफरेंस रहता है पीएनएल में डाल दें। मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, आपका डिप्रिसिएशन का चार्ज डिप्रिसिएशन में ही जाना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, ओपनिंग डब्ल्यू 100 रुपया था, ठीक है, मैंने डिलीशन करा इन अक्टूबर। अक्टूबर मैंने डिलीशन किया 25 रुपया का, ठीक है, डिलीशन 25 रुपये करा, मतलब सेल डिलीशन अक्टूबर सेल वैल्यू 25 रुपया, ठीक है। या फिर 25 रुपया नहीं, इसको मान लो मैंने 110 पे डिलीट करा, तो मेरा पीएनएल जो बैंक ये लोग करते हैं, अकाउंटेंट सब कंपनी के, ये क्या करते हैं, 100 डिलीशन माइनस डब्ल्यू जो भी 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डिप्रिसिएशन जो भी मान लो मतलब अप्रैल से लेकर डिप्रिसिएशन अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल टू अक्टूबर डिप्रेशन मान लो मेरा 500 रुपया डिप्रेशन और होना था, तो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू ऑन डेट ऑफ सेल ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस 5 95। अब प्रॉफिट होगा 110 माइनस 95, ठीक है, ऐसे कर दो 110 माइनस 95। तो मेरा प्रॉफिट 15 होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन 5 होना चाहिए था, बट इन्होंने नेट करके डायरेक्ट पीएनएल में 10 डाल दिया। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, मैं आपको एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ, बाय कंपनी बाय ईटी बाय ईटी अदर इनकम बाय कंपनी उसने 10 कर दिया और हमारे हिसाब से 15 है। एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन उसने 0 डाला है, हमने 5 डाला है। प्रेजेंटेशन में फर्क हो गया ना। मेरा अदर इनकम ओवर स्टेटेड है, सॉरी मेरा अदर इनकम अंडर स्टेटेड है, एक्सपेंस भी अंडर स्टेटेड है। नेट डिफरेंस तो 0 है, बट प्रेजेंटेशन खराब गलत है, आपका ट्रू पिक्चर नहीं दिख रहा है इससे। और ये मान लो इसका, और ये से मेरा ट्रू पिक्चर इससे नहीं आता। डिप्रेशन आपने डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं डाला है, तो आपका इसके चलते मेरा इनकम टैक्स में भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है फर्क। तो मैं डिलीशन का बेसिकली इसमें बेसिकली मैं सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या नहीं हुआ टिल डेट ऑफ डिलीशन वो चेक करता हूँ। ये रहा डिप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट ऑफ डिलीशन, यहाँ डेट ऑफ डिलीशन इसने ले लिया, डेट ऑफ डिलीशन ये रहा, डिप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे फॉर्मूला रहता है Q13 इज ये नंबर ऑफ डेज यूज इन करंट ईयर। डेट ऑफ डिलीशन पे मैंने ये फॉर्मूला लगाते हैं P13 इज मेरा 1/4/2024 से लेकर इस डेट तक कितना हुआ 120 दिन। 120 दिन का मैंने डिप्रिसिएशन लगाया, क्लाइंट ने भी लगा रखा है, तो ठीक है, ठीक है ये। और उसके बाद यहीं से मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी भी आ जाता है एसेट्स। तो मेरा जो मेरा सेल वैल्यू इसका मुझे इनवॉइस में लेता हूँ, अप्रूवल लेता हूँ, वेदर दिस सेल्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय क्लाइंट और नॉट। तो ये करके मेरा इस रजिस्टर से डिलीशन वाले से मेरा डिप्रिसिएशन भी बन जाता है, सेल वैल्यू भी मैं कैलकुलेट मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी भी मेरा यहीं से हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका था। इसमें डिप्रिसिएशन ऐसे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर भी चेक करता हूँ, ये मेरा मैच हो रहा है फाइनेंशियल से, ठीक है, ये डिफरेंस 0 है। अगर कुछ डिफरेंस रहता है छोटा मोटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मेट्रिलिटी का, कि मतलब कितना डिफरेंस हम लोग छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसको मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो से हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 7 लाख है, ठीक है,
अगर मान लो 4-5 हज़ार का डिफरेंस है तो हम लोग एक सीटीटी टर्म होता है मेटरलिटी में, ठीक है, जो कि मामूली सा अगर डिफरेंस है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वो बेसिकली 5% ऑफ मेटरलिटी रहता है। मेटरलिटी अपने आप में 1-2% ऑफ रेवेन्यू या फिर उसका अलग तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा, या फिर इससे पहले वाला वीडियो में अगर मैंने आपको बता रखा है, बिकॉज आई डोंट नो कि वो सीक्वेंस क्या रहेगा वीडियो का, ठीक है, तो अगर बता रखा है तो ठीक है, अ, पिछले वाले वीडियो में, नहीं तो मैं आगे आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये अगर बिलो सीटीटी रहता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, अगर रहता है तो मैं फर्दर डिग डाइव करता हूँ कि हाँ डिफरेंसेस क्यों है। तो ये मेरा डिप्रिसिएशन का हो गया। बाकी और क्या चेक करना है इसमें मुझे, ईटी वेरीफाइड द लाइफ ऑफ डिप्रिसिएशन, मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने एसेट का लाइफ यहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट एज पर ये मैंने लाइफ से मैंने रेट का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। ईटी एसेट एंड गेन ऑन लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट, मैंने गेन ऑन लॉस ऑफ सेल भी देख लिया, वो हमने कर लिया। ईटी वेरीफाइड दैट एसेट एडेड ड्यूरिंग द ईयर क्लासिफाई एज पर कंपनी एक्ट, जो मैंने आपको बोला था फॉकलिफ्ट मेरा प्लांट एंड मशीनरी में सही से क्लासिफाई हो रखा है या नहीं हो रखा है, वो भी हमने चेक कर लिया। ईटी वेरीफाइड द टाइटल डीड ऑफ फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंश्योर दैट सेम इज इन द नेम ऑफ द कंपनी। अभी जो मैंने आपको पीछे बता रखा था कि जो भी कंपनी का इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, वो कंपनी का नाम पे है या नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। वो उनका सारा जो टाइटल डीड रहता है वो हमें फिजिकल ओरिजिनल देखना होता है, ओरिजिनल, नॉट प्रिंटेड, नॉट फोटोकॉपी, क्योंकि अगर आप प्रिंटेड फोटोकॉपी देखोगे, ओरिजिनल पता चला बैंक के पास है, ठीक है, और हर साल देखना है, ये नहीं कि मैंने एक साल देखी तो लिया, क्या चेंज होगा, क्या साल अगले साल उसने कुछ कोलेट्रल के लिए कहीं पे किसी को दे रखा हो, तो आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा एवरी ईयर। तो इसके लिए मैं टाइटल डीड चेक करता हूँ, कब खरीदा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी पे किया है या नहीं किया है, किसके नाम पे है, कितना एरिया है, कौन से लोकेशन पे है, ठीक है, लास्ट ईयर मैंने इसको डिस्क्लोज करा था या नहीं करा था कारों में, अगर हमारे नाम पे नहीं है तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू चेक, टाइटल डीड हमें चेक करना ही करना है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ओरिजिनल देखना है, ना कि मेरा प्रिंटेड कॉपी, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों। अगर हमारे नाम पे नहीं है, सपोज हमने रिलायबल का करा, रिलायबल का पहले नाम था सपोज XYZ लिमिटेड, उसने नाम चेंज कर लिया, वो एसेट मैंने पिछले नाम पे ही है, तो मुझे डिस्क्लोज करना ही करना है। मैं आपको दिखा दूंगा ऑडिट रिपोर्ट में कहीं डिस्क्लोज अगर हो रखा है किसी कंपनी का, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, इसी के साथ मेरा कारो लगा रहता है। देखो, द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटी डिटेल्स, CWIP, investment property, relevant details of right of use of assets. The company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets. ठीक है, बाकी the company has a problem of program of verification of these assets so as to cover all items in a phased manner over a period of 3 years, which in our opinion is reasonable having regards to the size of the company and nature of its assets, जो मैंने आपको अभी बताया था फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिस, ठीक है, according to the information given to us based on this, we report that the title deed of such immovable property are held in the name of company as at balance sheet date except as mentioned below, मतलब सारे कंपनी के नाम पे है बट एक्सेप्ट दिस डिटेल्स। अब ये सारे डिटेल्स है, ठीक है, जो कि मेरे कंपनी के नाम पे नहीं है। क्या लिखा है, द टाइटल डीड इज एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द दिस Chowrangi Property Limited was subsequently amalgamated with the Associated Hotels Limited. The Associated Hotel Limited was subsequently amalgamated with East India Company, फलाना फलाना ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो दीज आर द रीजंस कि हम लोग ये करते हैं। तो हमने अभी टाइटल डीड डिस्कस कर लिया था, ठीक है, उसके बाद ये सब टाइटल डीड सब डिस्कस करने का बाद हम लोग टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, जो भी मेरा एसेट्स ऐड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके लिए जो भी मेरा एसेट्स ऐड हुआ है उसका जब हम लोग टेस्ट करते हैं टीओडी, तो हमें क्या क्या ईटी हम देखते हैं कि इनवॉइस, डिलीवरी चालान, टाइटल डीड, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, कमीशनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है।
ये आपको मैं दिखा देता हूँ, हमने ये कहाँ पे चेक करा हुआ है। ये मेरा एडिशन टेस्टिंग है, सॉरी ये नहीं। तो ये मेरा कंक्लूजन रहता है एग्जिस्टेंस का, वेदर एसेट एग्जिस्ट और नॉट, जो हमने अभी एसर्शंस देखा था, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं हाँ एसेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज अप्रोप्रिएटली, यस करते हैं। द एंटिटी होल्ड्स और कंट्रोल्स द राइट ऑफ एसेट्स, यस। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज रीजनेबल, यस। रिकॉर्डेड अमाउंट आर अप्रोप्रिएट, यस। एडिशन रिकॉर्डेड टू पीपी इन अप्रोप्रिएट पीरियड, मतलब जो मेरा एडिशन हुआ है मैंने अप्रोप्रिएट पीरियड में रिकॉर्ड करा है या नहीं करा है। ये मेरा कोई रिप्लेसमेंट वाला तो नहीं है कि इसके जगह मैंने कोई और दूसरा एसेट रिप्लेस करा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पॉपुलेशन रहता है एसेट्स का, मैं पॉपुलेशन से हम लोग एमयूएस सैंपल रन करते हैं। जो हम लोग का एक्सेल जो मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो रहेगा, तो वहाँ पे आप सैंपल रन कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। वहाँ पे ना एक एमयूएस रहता है। हम लोग जो सैंपल रन करते हैं वो एमयूएस रहता है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। जहाँ पे जो मेरा पॉपुलेशन का टोटल वैल्यू रहता है, जैसे पीपी का एडिशन में मेरा कुछ अमाउंट है, और जो मेरा मेट्रिलिटी जो मैं डिटरमाइन करता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों फिगर कंसीडर करके हम लोग एमयूएस रन करते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरा पॉपुलेशन का अमाउंट जो है वो है 100 करोड़, ठीक है। और मेरा एमयूएस, मेरा जो परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी है वो है मेरा मान लो 20 करोड़, ठीक है। तो मेरा जो मल्टीपल होता है बेसिकली वो होता है 100 डिवाइड बाई 20, 5। तो हमें अराउंड 5 से 7 सैंपल हमें चेक करना होता है। जैसे मेरा मल्टीपल यहाँ पे 5 आया, तो मैं अराउंड 5 से 7 सैंपल चेक करूंगा अगर मेरा पॉपुलेशन 100 करोड़ का है और मेरा परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी 20 करोड़ का है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको मेट्रिलिटी वाले में आपको मैंने बता रखा होगा, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। तो मेरा पॉपुलेशन डिटेल्स रहता है मेरा जैसे मैंने ये रन करके मेरा सैंपल मैंने निकाला, सैंपल में मुझे सपोज ये दो सैंपल सैंपल मैंने इसका मैं सारा कुछ टेस्ट करूंगा। फिर ये मेरा पॉपुलेशन डिटेल्स है जो कि मेरा पीपी रजिस्टर से ही आ जाता है, ठीक। आपने देखा होगा पीपी रजिस्टर में मेरा इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट कुछ नहीं था, तो ये इनवॉइस डिटेल्स में अलग से उसे सपोर्टिंग्स मांगता हूँ। इस एसेट्स के लिए मेरा जो भी इन्वॉइस यहाँ पे तो मैंने सिम एक दिखा रखा है, बट आप जब कंपनी बड़े बड़े कंपनी का जब आप करोगे तो एक लाइन आइटम जो यहाँ पे सपोज करो ये 3 करोड़ 90 लाख कैपिटलाइज हुआ है, इसमें मल्टीपल इन्वॉइसेस होंगे, ठीक है। जैसे 3 करोड़ के में कोई इन्वॉइस 40 लाख का होगा, कोई 50 लाख का होगा, कोई 10 लाख का होगा, कोई 10,000 का होगा, कोई 50,000 का होगा। तो जो भी मेजर सैंपल्स होंगे अराउंड 90% आप कलेक्ट कर लेना। प्रैक्टिकली तो फिजिबल नहीं होता है सारा कलेक्ट करने के लिए, बट वो एक्सेल सीट आपको जरूर देंगे कि जो मेरा 3 करोड़ 90 लाख का जो मैंने कैपिटलाइज करा है, ठीक है। ये 3 करोड़ 90 लाख का उनके पास एक्सेल सीट में रहता है कि ये एक्सेल सीट है, ये 3 करोड़ 90 लाख ऐसे बना है, ये इन्वॉइसेस है, ये इन्वॉइसेस नंबर है, ये सब वो एक्सेल सीट आपको जरूर देंगे। बट आप जो चाहोगे ये 3 करोड़ 90 लाख बनने के लिए मान लो 100 150 इन्वॉइसेस होंगे उसके पास, तब जाके ये मेरा 3 करोड़ 90 लाख बना है। तो 100 150 इन्वॉइसेस आप चेक नहीं कर पाओगे। तो जो वो आपको लिस्ट देगा ब्रेकअप, उस लिस्ट में जो भी हाई वैल्यू आइटम्स है वो आप उसका इन्वॉइसेस देख लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं रहता है, बट अब छोटे मोटे जो है जैसे लैपटॉप का, उसमें एक ही सैंपल होगा, एक ही इन्वॉइस होगा, वो आप देख लेना, ठीक। बट जो जैसे प्लांट एंड मशीनरी सेटअप के टाइम पे वो तो एक प्लांट एंड मशीनरी करके कैपिटलाइज कर दिया, बट उसमें हजारों इन्वॉइसेस रहते हैं। दैट इज वो आप सिर्फ एक्सेल पे कर सकते हो, और इसका सैंपल सपोर्टिंग्स ना क्लाइंट आपको देगा ना आप देख पाओगे। बट वो मेंटेन जरूर करते हैं रजिस्टर, दे मेंटेन द रजिस्टर, वो आप रजिस्टर देख सकते हो, और उसके बेसिस पे वहाँ पे वो आप देख सकते हो कि हाँ ये इन्वॉइसेस है। आपको बेसिकली टिपिकली आप हाई वैल्यू आइटम देखोगे, आप बोलोगे इसमें से मुझे ये 2 इन्वॉइसेस दे दो, आपको दे देगा, आप देख लेना, ठीक है। तो आपके इन्वॉइसेस डिटेल्स हो गया, इन्वॉइस डेट आपने देख लिया, वेंडर का नाम देख लिया, वेंडर डिस्क्रिप्शन देख लिया, इन्वॉइस अमाउंट देख लिया। जो भी टीएम का मतलब टिक मार्क्स, जो भी आपको टिक मार्क्स डालना है वो आप जैसे यहाँ पर सी वाज कैपिटलाइज्ड ड्यू टू वॉल्यूमिनस invoice only high volume items has been documented. It has also obtained the list of items that has been capitalized. वही जो मैंने आपको बोला लिस्ट आप देख सकते हो, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका एविडेंस डिस्क्रिप्शन आपने ये आप जो बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये जैसे डिमांड नोटिस है, मैंने यहाँ पे क्या कैपिटलाइज करा हुआ है, ये
ये बिल्डिंग में एडिशनल कैपिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो सकता है, ये जो मैंने डिमांड नोटिस लिखा हुआ है, इट कैन बी सिचुएशन लाइक मैंने ऐसे कैपिटलाइज करा, ठीक है, बट जब इनकम टैक्स वाले ने मेरा इनकम टैक्स वाला रजिस्टर देखा था, उसमें उसको लगा कि ये इतना कैपिटलाइज इसने कम कर रखा है, ठीक है। कम कर रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा क्लेम कर लिया होगा, मान लो। तो 100% उसको एक्सपेंस अलाउ फर्स्ट ईयर में ही हो गया, और उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा होता तो उसको जो भी लाइफ ऑफ एसेट्स होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो ज्यादा डिप्रिसिएशन वहां पे उसको वो एक्सपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसको फर्स्ट ईयर में मान लो 100 करोड़ का एसेट था तो 100 करोड़ इसने, मान लो 100 करोड़ का एसेट था तो उसने डिप्रिसिएशन सॉरी एक्सपेंस 100 करोड़ क्लेम कर लिया होगा। बट जब इनकम टैक्स वाला आया उसने बोला कि ये 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर तो तुम्हारा कैपिटल नेचर का था, तो तूने फर्स्ट ईयर में क्यों क्लेम कर लिया, तुम इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करके जो डिप्रिसिएशन बनेगा 20 करोड़, वो 20 करोड़ तुम एक्सपेंडिचर क्लेम करो, जो तुम्हारा 80 लाख 80 करोड़ का जो एडिशनल बन रहा है उस पर टैक्स दो, गवर्नमेंट क्या बोलेगा। तो ये डिमांड नोटिस वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मैं 100 करोड़ को एक्सपेंस ऑफ ना करके कैपिटलाइज कर दूंगा। तो उसने कैपिटलाइज करा तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंस आपने उनसे पूछा ये कैपिटलाइज क्यों करा, तो वो बोलेगा कि मुझे डिमांड नोटिस आ गया था ऐसा ऐसा, तो इसलिए मुझे इसको कैपिटलाइज करना पड़ा, ठीक है। तो ये मैंने ऑडिट एविडेंस आपने डिमांड नोटिस उसका ले लिया, और ये आपने डिमांड नोटिस इसलिए भी, और द थिंग इज कि क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए डिमांड नोटिस मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप ऑडिट एविडेंस ले लोगे। वेदर एसोसिएटेड डिस्पोजल और रिटायरमेंट, ऐसा कुछ एसेट आपने रिप्लेस, तो आपने जो आपका एडिशन हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट और इट्स बिकॉज ऑफ एक्सपांसन, तो ये वाला हम टीचर्स यहाँ पे डालते हैं। तो मैंने बोला इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट, तो ये मेरा नो हो गया, ये मेरा बंद हो गया। यूजफुल लाइफ हमने देख लिया, सिंस इट इज एडिशनल कॉस्ट रिमेनिंग लाइफ ऑफ पेरेंट एसेट इज टेकन एज यूजफुल लाइफ, जैसे जो एसेट मैंने कैपिटलाइज करा होगा उसी का पार्ट है ये, कि उसी में मैंने ऐड कर दिया, तो उस एसेट का जितना लाइफ है वही मेरा इसका लाइफ रहेगा। ये मेरा ऐसे लाइफ हो गया। ऐसे करके मैं एडिशन टेस्ट करता हूँ। ये मेरा एक टेम्पलेट रहता है, ठीक है, जो कि जिस भी आप फॉर्म में काम करोगे वहां पे आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा। लाइकवाइज मेरा डिलीशन का टेम्पलेट है, ठीक है। लाइकवाइज डिलीशन का रजिस्टर निकालोगे, वहां से सैंपल पुल आउट करोगे, जितने भी सैंपल्स आएंगे उसका, इसमें अब बेसिकली आपको इन्वाइस चेक करना है, अप्रूवल चेक करना है, डेप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करोगे, और सेल वैल्यू चेक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे। यही मेरा इसमें रहता है। डिस्पोजल ऑकर्ड, यस। डिस्पोजल वाज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, यस। एसेट आईडी ये है, ये आपका डिटेल्स है, डिस्पोजल डेट, एसेट कॉस्ट, इनवॉइस नंबर, आपने इनवॉइस ऑडिट एविडेंस आपने इनवॉइस नंबर लिया होगा उससे, ये डाल दोगे, इनवॉइस अमाउंट डाल दोगे, इनवॉइस डेट डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, ट्रेस्ड एंड एग्रीड एज पर कैश रिसीट, यस। जो भी मतलब आपने पैसा रिसीव करा या नहीं करा वो डिटेल आएगा यहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लोगे, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ये चेक कर लोगे, जो मेरा पीपी रजिस्टर में जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट सेम है या नहीं है वो भी यहाँ से देख लोगे, ठीक है। ऐसे करके मेरा सेल और डिस्पोजल का भी आप देख लोगे। तो बेसिकली मेरा पीपी में हमने क्या क्या कवर करा, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का शेड्यूल क्लाइंट से लोगे, ऐसे रजिस्टर शेड्यूल जो भी होगा आप वो स्क्रूटनाइज करोगे। कुछ ऐसा कोई एक्सपेंस तो नहीं है जो कि कैपिटलाइज होना, जैसे मैंने आपका डिमांड नोटिस वाला दिखाया था लास्ट ईयर, मैक भी किसी ने इग्नोर कर दिया होगा, इसीलिए वो इनकम टैक्स वाले को पता चला, इनकम टैक्स वाले ने बोला इसको एक्सपेंडिचर नहीं कैपिटलाइज करो, तो वो वाला वहां पे हो गया। इसी बेसिस पे हमें इस साल का भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस देखना पड़ेगा। ऐसा कोई एक्सपेंस तो नहीं है जो कि मेरा एक्सपेंस ना होके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होके कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। तो हम लोग उसको, वो जो लेजर ड्यूरिंग द ईयर का है रेवेन्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, वो हम स्क्रूटनाइज करेंगे, ठीक है। तो लेजर ले लेंगे टू इंश्योर द वेदर एंड एक्सपेंडिचर दैट मींस द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। ET एग्जामिन परचेस ऑर्डर रेज्ड फॉर सिग्निफिकेंट कैपेक्स, जो भी मेरा सिग्निफिकेंट कैपेक्स होने वाला है जो कि अभी सिविप में है, सिविप में ऐसा उसका हम पीओ लेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या था, हाँ।
कब तक ये कैपिटलाइज होना था, उसका प्रोजेक्ट के हिसाब से अभी तक क्यों कैपिटलाइज नहीं हुआ है, अगर क्यों नहीं, रीजन हम लोग देखेंगे। सीवी का पूरा रजिस्टर हम लोग देखेंगे कितना अभी तक इन्होंने कैपिटलाइज क्यों नहीं करा है। ठीक है, ये सब हमें चेक करना होगा। मान लो, रीजन बता देता हूँ मैं। मान लो इनको करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कम करना है। ठीक है, मेरा सीवी ऑलरेडी है, मैं इसको इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ ताकि मेरा डेप्रिसिएशन ना बने। तो मेरा डेप्रिसिएशन को कम करूंगा, मेरा सॉरी, मुझे अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है। ठीक है, तो मैं अपना डेप्रिसिएशन जो मेरा सीवी का अगर मैं कैपिटलाइज कर देता तो मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ जाता, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। ठीक है, तो क्या कर, मान लो तो उन्होंने सीवी कैपिटलाइज नहीं करा, जिसके चलते मुझे डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगाना है। मेरा डेप्रिसिएशन, मेरा जो एक्चुअल 20 होना चाहिए था, अब वो सिर्फ 10 है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, तो हो सकता है मैंने डिले कर दिया वो कैपिटलाइज करने में, तो सीवी से देखना पड़ता है, पीओ से देखना पड़ता है एक्सपेक्टेड डेट क्या था प्रोजेक्ट वाइज। ईटी वेरीफाइड द बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ, अगर कोई लैंड और बिल्डिंग परचेस कर रहा है तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बोर्ड मिनट्स भी ले लेता हूँ। बोर्ड मिनट्स एज अ सेक्रेटेरियल डॉक्यूमेंट्स तो मैं हमेशा लेता हूँ। बोर्ड मिनट्स का मैं थॉरोली उसको एनालाइज करता हूँ, क्योंकि आप एक बार बोर्ड मिनट्स को थॉरोली अगर पढ़ लिया आपने, तो बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में क्या क्या हो, इम्प्रूव, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, वहां से आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में बड़ा बड़ा बातें डिस्कस होगा। ठीक है, दे विल डिस्कस द results, they will discuss the new expansion projects, they will discuss what is going in the business, whether they need to take a new building to expand, or whether they need to shift their factory, they need to build, they need to buy, they need to sell. Everything gets discussed in board meeting. So once you go through the board meeting minutes, you will have the understanding, yeah, what's actually going inside the big company. Verified the ownership of land and building by examining the title deed, हमने कर लिया. Obtained confirmation from third parties such as banks in case title deeds are held as a security by third party. कोलेट्रल जो मैंने आपको बताया था कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के पास नहीं है, मतलब वो बैंक के पास है, ठीक है, तो आपको देखना है। इट वेरीफाइड दैट द अकाउंट्स हैज बीन एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट्स वैल्यू। ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। सेल प्रोसीड्स आपने देख लिया। इंश्योर गेन एंड लॉस, एप्रोप्रिएटली प्रॉफिट का गेन एंड लॉस, डेप्रिसिएशन आपने देख लिया। ठीक है, जब आपका ट्रायल बैलेंस का ये अमाउंट रहेगा, इसी ट्रायल बैलेंस में मेरा फाइनेंशियल्स बनता है और मेरा रजिस्टर से मैच होता है। तो आपका लैंड का है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल है। ठीक है, क्रेडिट डेप्रिसिएशन है, ये फिगर सारे मेरा मैंने एक साथ में एक वर्क पेपर में चेक कर लिया। रिकॉर्ड टीवी मेरा ये एज पर रजिस्टर, ये एज पर बुक्स मेरा इतना बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस 0 है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एज पर बुक्स इतना है, एज पर मेरा ये इतना है जो कि मैंने चेक कर लिया। ये फिक्स एसेट शेड्यूल, ये मेरा उसी से, ये क्लाइंट भी बना के देता है, हम भी बनाते हैं उसी पीपी रजिस्टर से। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, एडिशन डिलीशन, ये बेसिकली समरी है जो कि मेरा फाइनेंशियल में रिपोर्ट शेड्यूल जाता है फाइनेंशियल्स में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करेंट, नॉन करेंट, ये आपने देख लिया, ये रहता है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये रिलायंस का मैंने स्निप लगा रखा है। पीपी रजिस्टर आपने देख ही लिया, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ये आपको बता दिया मैंने। यूजफुल लाइफ, हाँ, यूजफुल लाइफ बेसिकली हम लोग वहां से देखते हैं शेड्यूल 2 से। ये मेरा ये यूजफुल लाइफ का एज पर ये एज पर शेड्यूल 2 है, मैंने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के यहाँ पे डाल दिया, उसका रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग के लिए जो एक्सट्रैक्ट करा था वो है, एडिशन और डिलीशन टेस्टिंग हमने देख लिया। सो ये यहाँ पे मेरा पीपीई का कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।